हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इससे पहले जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको ये कहा था कि ये क्लास 12th के लिए है। तो बच्चों, अब तो सिलेबस चेंज हो चुका है। जो क्लास 12th में पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र थी वो अब 11th क्लास में लगा दी गई है। तो बुक का पूरा सिलेबस एज इट इज़ है, बस वो क्लास 11th के लिए हो गई है। और जो 11th क्लास के लिए बुक थी इंडियन इकनॉमी, उसको क्लास 12th के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। तो ये जो वीडियो है बच्चों, ये इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस आएंगी वो क्लास 11th के लिए हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्लास 12th की भी वीडियो और सीरीज़ मैं जल्दी ही स्टार्ट करूँगी। ठीक है, चलिए हम अपना आज का जो टॉपिक है उसे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो। पिछला जो मैंने आपको जो करवाया था वो मैंने यहाँ तक करवाया था कि दुर्लभता एक इकलौती तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 1 है और इसमें मैं बच्चों आपको इंट्रोडक्शन में जो हमारे यहाँ से टॉपिक्स हैं, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का अध्ययन क्यों करें, दुर्लभता तक मैं आपको समझा चुकी हूँ। हमने आज जो करना है आर्थिक समस्या से अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए, आर्थिक समस्या क्या होती है आज हम ये पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो आर्थिक समस्या को बताने से आर्थिक का मतलब क्या होता है, यानी धन से संबंधित जितने भी हमारे पास हमारे देश के अंदर जितने भी हमारे संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, जब हम उन्हें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो सीमित मात्रा में है और हमारी आवश्यकताएं असीमित मात्रा में, यानी जो हमारी नीड्स हैं बच्चों स्टूडेंट्स वो बहुत सारी हैं और जो हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ही सीमित मात्रा में हैं। इसलिए हमें उन्हें उनके अंदर चूज़ करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। तो जो हमारी चयन की समस्या है उसी को हम आर्थिक समस्या कह सकते हैं। तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। हमें ज्ञात है कि मानव आवश्यकताएं असीमित हैं, परंतु उन्हें संतुष्ट करने के साधन सीमित हैं। इस कारण हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। अधिकतम संतुष्टि के लिए प्रत्येक उपभोक्ता चयन करता है कि किन वस्तुओं की कितनी मात्रा का उपभोग करे। आर्थिक समस्या मुख्यतः चयन की समस्या है। तो यहाँ आपको देखो क्लियर हो रहा है कि जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी नीड्स हैं बेटा, वो बहुत सारी हैं, असीमित हैं, और जो हमारे संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, वो बहुत सीमित हैं, यानी लिमिटेड है। और हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, वो अनलिमिटेड हैं। यही जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से हमें अपनी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ऑप्शंस जो होते हैं उनमें से हमें चुनाव करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है। और उपभोक्ता अपने सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए इन ऑप्शंस को जब चुनता है तब हम उसे कह सकते हैं कि वो एक चयन की समस्या का सामना कर रहा है। चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पेपर में सीधा ही डायरेक्ट उठ कर आता है कि चयन की समस्या से आप क्या समझते हैं। तो चयन की समस्या चुनने की समस्या है, क्योंकि जो हमारे पास संसाधन है वो सीमित है और आवश्यकताएं असीमित हैं। इसकी वजह से हमें कुछ वस्तुओं में, कुछ उत्पादों के बीच में चयन करना पड़ता है। सबको सब कुछ उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता, इसलिए चयन की समस्या उत्पन्न होती है और इसी को आर्थिक समस्या भी कहते हैं। आर्थिक समस्या वैकल्पिक प्रयोग वाली सीमित संसाधनों के जरिए असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली चयन की समस्या है। तो ये जो चयन की समस्या है वो आर्थिक समस्या का ही पार्ट है, यानी आर्थिक समस्या को आप चयन की समस्या भी कह सकते हैं। और इसके अंदर किया जाता है, जो हमारी आवश्यकताएं जो हैं, जो कि असीमित हैं, उन्हें संतुष्ट करने के लिए हमारे सीमित रिसोर्सेज जो हैं, सीमित संसाधनों को में से हम उन्हें चुनते हैं कि किसको कौन सी चीज़ अवेलेबल करवाई जा सकती है, दी जा सकती है। अब आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होती है, उसके कारण। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के 3 मुख्य कारण हैं। संसाधनों की सीमितता, दुर्लभता, यानी जो संसाधन है वो दुर्लभ हैं, सीमित है, स्केर्सिटी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है एक वो लिमिटेड बाउंडेड है और उसके अंदर जो संसाधन है हमारे पास, जिसमें हमारा पेट्रोलियम, वुड, सूर्य का प्रकाश, कुछ भी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉइल है या फिर आपके वुड्स हैं, जंगल हैं, आपके मिनरल्स हैं, आपके पास सॉल्ट है, कुछ भी, वो सब चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड मात्रा में। लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है देश की, विश्व की, वो लगातार बढ़ रही है, इसलिए हमारी नीड्स जो है वो मल्टीपल फॉर्म में बढ़ रही हैं। अब हमें ऐसे में क्या होता है, सबको सब चीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमें संसाधनों की जो है दुर्लभता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और इस दुर्लभ साधनों में से ही हमें अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करना पड़ता है। इसलिए हम उसकी या तो कुछ मात्रा लेते हैं या उनमें चुनाव करते हैं कि सबको सब कुछ तो नहीं मिल सकता, तो जिसको ज़्यादा आवश्यकता है वो उसका चुनाव करता है और जो दूसरे विकल्प हैं वो हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो चाय पसंद करता है,
तो उसको चाय दी जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति चाय पसंद करता हो तो सबको चाय दी जाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय पीते नहीं होंगे, या कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो सिर्फ दूध लेना पसंद करते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कॉफ़ी लेना पसंद करते होंगे, कुछ ग्रीन टी यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं जिससे कि हम अब सबकी आवश्यकताओं को संतुष्ट भी कर सकते हैं और जो है चुनाव की समस्या भी हमारी ख़त्म हो जाती है। अब हमारे पास जो संसाधन है उन्हें हम मुख्य तौर पर बेटा 4 हिस्सों में मान कर देखते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत टाइप के हैं, लेकिन हम उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला है हमारे पास भूमि, उसके बाद है श्रम यानी लेबर, और उसके बाद हमारे पास पूंजी, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास सर्विसेज आती हैं। सर्विसेज भी हमारे साधन है, लेकिन हमारे पास मेन ये जो है इनको माना जाता है, क्योंकि सभी संसाधन जो है इन्हीं से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है भूमि, श्रम और पूंजी। मांग की तुलना में सीमित है, ठीक है। ये संसाधन जो हैं डिमांड्स की जिसकी इनकी संसाधनों की जो डिमांड है, यानी भूमि, श्रम और पूंजी की जो डिमांड है उसकी कंपैरेटिवली ये बहुत सीमित मात्रा में है। और अर्थव्यवस्था के लोग चाहते हैं कि सभी को उत्पादित नहीं कर सकती, और अर्थव्यवस्था यानी जो इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था है, वो चाहकर भी इन सब का प्रोडक्शन एक बराबर नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज सीमित हैं। अब रिसोर्सेज कैसे सीमित हैं बच्चों? देखिए, जो भी देश है उनके पास सारे रिसोर्सेज नहीं होते। किसी के पास जंगल अच्छे होते हैं, किसी के पास नदियाँ अच्छी होती हैं, किसी के पास मिनरल्स हैं, कहीं डेजर्ट ही है खाली, कहीं पर जो है वो सी है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों जो सी एरियाज़ हैं, या फिर किसी के पास रिसोर्सेज के तौर पर सिर्फ जंगल हैं, या फिर किसी के पास सिर्फ घाटियाँ ही हैं, तो ऐसे में हमारे पास सभी रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं हैं। किसी के पास मैदान की मात्रा कम है, किसी के पास माउंटेन्स की जो है वो मात्रा कम है। इस वजह से हमें इन संसाधनों की सीमितता का सामना करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों हमारे पास असीमित मानव आवश्यकता है। तो ये जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, देखो ये वही टॉपिक है जो मैं यहाँ समझा रही थी, वो सेम चीज़ को यहाँ रिपीट किया गया है। अब संसाधनों की सीमितता एवं दुर्लभता, और उसके बाद असीमित मानव आवश्यकताएं। तो जो मानव है उसकी आवश्यकताएं बहुत असीमित है और उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में हमें उनकी आवश्यकताओं को, बढ़ती हुई आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए विकल्प ढूंढने पड़ते हैं, जिन्हें हम चयन की समस्या कहते हैं। मानव आवश्यकताओं की प्राथमिकता में भी भिन्न होती हैं। अब प्राथमिकता देखो बच्चों सबके पास अपनी अपनी नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन उनमें से क्या ज़रूरी है, क्या आवश्यक है, ये ज़रूरी है, इसको हम प्राथमिकता कहते हैं। जो चीज़ें प्राथमिक होंगी उन्हीं को पहले पूरा किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक कार की ज़रूरत है और दूसरी तरफ आपको एक अनाज की ज़रूरत है, तो आप पहले क्या करोगे? अनाज लोगे या फिर कार खरीदोगे? ऑब्वियसली हमें अगर ज़िंदा रहना है तो हम पहले अनाज खरीदेंगे, ताकि हम अपने आप को, अपनी भूख को शांत कर सकें। फिर हम जीवित रहेंगे तो हम अपनी दूसरी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिसमें कि कार या लग्जरीज आती हैं। तो ऐसे में हमें अपनी प्राथमिकताओं को देखना पड़ता है कि जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उन संसाधनों में हम अपनी किन प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिसमें मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं में जो है उसका भोजन, आवास और स्वास्थ्य, ये 3 चीज़ें आती हैं। जहाँ पर वो रहता है, जहाँ वो भोजन करता है, और वो स्वास्थ्य किस तरीके का उसका। मानव आवश्यकताओं की प्राथमिकता में भी भिन्न होती हैं। सभी आवश्यकताएं समान तीव्रता की नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ आवश्यकताओं एवं अन्य आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण और ज़रूरी होती है। इसी कारण व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का आवंटन करता है। जो मैं आपको समझा चुकी हूँ बच्चों कि इसमें क्या है कि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हैं कि हमें क्या चीज़ पहले चाहिए और किसे हम टाल सकते हैं कुछ समय के लिए, या फिर हमें जो है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा। यदि सभी मानवीय आवश्यकताओं को समान महत्व की होती तो चयन करना असंभव होता। अगर हमें सब कुछ एक बराबर, यानी खाना और गाड़ी दोनों ही एक ही इक्वल डिमांड्स होती हैं, इक्वल मात्रा में उसकी आवश्यकता होती, तो फिर हमें उसमें से चूज़ करना मुश्किल पड़ता, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास होता है, हमेशा चुनाव की समस्या में यही होता है कि जिनमें हमें प्राथमिकता होती है उसको हम पहले चूज़ कर लेते हैं, और जो जिनकी प्राथमिकता है कुछ समय के लिए जिसे टाला जा सकता है उसको हम आगे वाले समय के लिए, आने वाले समय के लिए छोड़ देते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारे पास, मतलब उसके जो थर्ड ऑप्शन है वह है वैकल्पिक उपयोग, अल्टरनेटिव यूज़। संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं अपितु उनके विभिन्न प्रयोग भी हो सकते हैं। इनमें संसाधनों का चयन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल का प्रयोग केवल वाहनों में ही नहीं होता, बल्कि मशीन, जनरेटर आदि चलाने के लिए भी होता है। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को दिए गए संसाधनों में वैकल्पिक प्रयोगों के बीच भी चयन करना पड़ता है।
तो ये जो वैकल्पिक अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं बच्चों, उसमें क्या है कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनके हम मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, उनके मल्टीपल उपयोग होते हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, अब आगे है हमारे पास संसाधन और मानव आवश्यकताएं। बनाम का मतलब होता है वर्सेस, यानी यहाँ पर हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे कि संसाधन की क्या क्वालिटीज़ हैं, ये दुर्लभ हैं, अर्थात इनकी पूर्ति इनकी मांग की तुलना में सीमित है, यानी जितनी लोग डिमांड करते हैं उसकी तुलना में इनको सप्लाई करना कम पड़ता है, यानी सप्लाई इसकी लिमिटेड है और डिमांड जो है वो अनलिमिटेड है। और इसके वैकल्पिक उपयोग संभव है। जो हमारे पास जो संसाधन है वो ऑप्शनल है, यानी उसको हम अल्टरनेटिव तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक ही चीज़ को कई तरीके से यूज़ में लाया जा सकता है। मानवीय आवश्यकताओं की क्या है बेटा, ये असीमित हैं और इन्हें कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जो डिमांड्स हैं वो कभी भी पूरी नहीं की जा सकती, और इनमें जो चूज़ करते हैं हम चयन की समस्या, उसको हम प्राथमिकताओं के आधार पर छांटते हैं, यानी ये प्राथमिकताओं में भिन्न होती हैं। किसी की प्राथमिकता फूड होगी, किसी की प्राथमिकता गाड़ी होगी, किसी की प्राथमिकता लग्जरी चीज़ें होंगी, कोई सिगरेट की डिमांड करता है। ठीक है, जिन चीज़ों के हमें आदी हो जाते हैं, यानी हमें आदत होती है, उन चीज़ों की प्राथमिकता हमारे लिए बढ़ जाती है। एक व्यक्ति जो ड्रिंक करता है डेली, उसको खाने से ज़्यादा शराब की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, लेकिन जो दूसरे पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है वो क्या सोचेंगे कि नहीं हमें पहले खाना चाहिए, ड्रिंक तो हम अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक शराबी इंसान होगा उसको क्या होगा कि वो ड्रिंक ही ज़्यादा प्रेफर करेगा, कि उसको क्योंकि उस चीज़ की आदत पड़ चुकी है, लत लग चुकी है। इसलिए ऐसी स्थिति में वो उन चीज़ों को प्राथमिकता देगा। आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र का अर्थ। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो इस बात का अध्ययन कराता है कि समाज अपने वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित संसाधनों को किस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में और व्यक्तियों के विभिन्न समूहों के वितरित करने के लिए चयन करे। देखो बच्चों, यहाँ पर प्रेशर किया गया है चयन करे। चयन क्यों किया जाएगा, अब मैं आपको इसको जो पिछली वीडियोज़ हैं उसमें इसको मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि जो हमारी पिछली वीडियो में मैंने आपको है, तो अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो उन पिछली वीडियोज़ को आप देखकर वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो चयन की समस्या क्या है यहाँ पर कि चूज़ करना, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और आवश्यकताएं असीमित हैं। ऐसी स्थिति में हमें विभिन्न विकल्पों के बीच में चूज़ करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है। इसलिए जो अर्थशास्त्र है वो हम इस बात का ज्ञान करवाता है कि जो हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं उन्हें उनमें से किस तरीके से चुनाव किया जा सके, जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा गया है। अब विज्ञान शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करना और ऑर्डर में करना, मैनेज करके उसको ऑर्डर क्रमबद्ध करना। तो जब विज्ञान का मतलब होता है, जब हम आर्थिक चीज़ों को जो हमारी अर्थव्यवस्था संबंधित स्टेप्स हैं, जो अर्थव्यवस्था संबंधित हमारे कार्य हैं, उनको जब हम एक क्रमबद्ध तरीके से करते हैं जिनमें हम उनका अध्ययन कर रहे हैं, उसी को हम विज्ञान कहते हैं। और क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो डायरेक्टली समाज से जुड़ी हुई है, इसलिए उसको सामाजिक विज्ञान का ही भाग माना जाता है। आप इसे सोशल स्टडी के एक पार्ट के रूप में पढ़ चुके हैं। 9th-10th में आपने देखा है कि जो इकोनॉमिक्स है वो एसएसटी का पार्ट रहती है। एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का पार्ट क्यों रहती है, क्योंकि अर्थशास्त्र में हम जिसके अर्थव्यवस्था में जो भी कार्य किए जाते हैं उनको व्यवस्थित तौर पर मैनेज करके क्रमबद्ध, जो ये है हम इसे कह सकते हैं कि एक सामाजिक विज्ञान का भाग है। क्योंकि ये मानव के आर्थिक व्यवहार, जो हम पैसे को खर्च करते हैं, उसको अर्न करते हैं, उसे एक्सपेंड करते हैं, उस आर्थिक व्यवहार को मैनेज करता है और उसको ऑर्डर में लाता है। दूसरा, परंतु यह भौतिकी और रसायन शास्त्र की तरह यथार्थ विज्ञान नहीं है, क्योंकि बच्चों इसमें भौतिकी में और रसायन शास्त्र में फैक्ट्स होते हैं और उन फैक्ट के आधार पर, फॉर्मूलाज फैक्ट के आधार पर हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामाजिक स्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं। अर्थशास्त्र का कोई भी रूल हमेशा परफेक्टली फिट होगा हर सिचुएशन में, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं ये पिछली कुछ वर्षों की आर्थिक स्थितियों को देख कर लिए जाते हैं। इसमें कोई ऐसे फैक्ट्स नहीं है कि टिट फॉर टैट ही होगा। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इसमें देखा जाता है। तो हम इसको विज्ञान कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये व्यवस्थित करता है और क्रमबद्ध करता है। लेकिन साइंस की जो और शाखाएं हैं, विज्ञान की और शाखाएं हैं जिसमें भौतिकी, रसायन आता है, रसायन शास्त्र आता है, उसकी तरह ये जो है एकदम फैक्ट बेस्ड नहीं है, क्योंकि इसका संबंध मानव व्यवहार से है और मानव का व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं रहता। वो स्थितियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार हमेशा परिवर्तित होता रहता है। अब क्योंकि मानव समाज में रहता है, इस व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हमें समाज का अध्ययन करना पड़ेगा, और समाज का अध्ययन जो है उसको जब हम एक सिस्टमैटिक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो वो एक विज्ञान कहलाएगा।
यही कारण है कि अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, मतलब कि इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है। अब अर्थशास्त्र का सरोकार दुर्लभता के कारण उत्पन्न की गई चयन की समस्या से है। अब मैंने आपको बताया शुरू में कि अर्थशास्त्र क्या है, जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो अर्थशास्त्र के अंदर आती हैं। अब अर्थशास्त्र की वजह से क्या है, हमका जो अर्थशास्त्र का डायरेक्ट सरोकार जो है, सीधा संबंध जो है वो किससे? दुर्लभता से है, स्केर्सिटी से है। और स्केर्सिटी का सीधा संबंध चयन की समस्या से है। यह साधन, अब चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि साधन जो है, संसाधन जो है सीमित है और मानव आवश्यकताएं असीमित है। इनके बीच जो व्यवहार है उसको व्यवस्थित करता है ये अर्थशास्त्र। अब संसाधनों और मानव आवश्यकताओं के बीच के व्यवहार को जब ये व्यवस्थित करता है, क्रमबद्ध रूप से लाता है, तो ये विज्ञान बन जाता है। इसी के लिए हम इसको कहते हैं। अब हमारे पास जो संसाधन है, क्योंकि वो सीमित है और उसको हमें इस तरीके से यूज़ करना है कि हम उसका बेस्ट से बेस्ट आउटपुट ले सकें, यानी संसाधनों का संभावित उपयोग श्रेष्ठतम कर सके, सबसे बेस्ट, ठीक है, तरीके से हो सके, तब हम उसे अर्थशास्त्र के अंदर अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र या तो सकारात्मक विज्ञान या आदर्शात्मक विज्ञान हो सकता है। हम अर्थशास्त्र सकारात्मक विज्ञान यानी पॉजिटिव साइंस या आदर्शात्मक फिलोसफिक साइंस हो सकती है। फिलोसफी का मतलब होता है बच्चों, जब हम किसी चीज़ को बेस्ट रूप में देखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ एक छोटा बच्चा जो होता है, तो उसकी माँ सोचती है कि ये आगे जाकर भविष्य में एक लायक इंसान बनेगा या नहीं बनेगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी क्या है, उसके पास बेस्ट ओपिनियंस है, उसके जो वो करता है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको देखकर माँ सोचती है कि शायद ये आगे जाकर भविष्य में कुछ लायक बनेगा, कुछ बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन वो बनेगा या नहीं बनेगा वो बाद में। अभी आदर्श मतलब जो आइडियली आप देखना चाहते हो, ठीक है, और जो एक्चुअल सिचुएशन होती है वो अलग होती है। अब जो अर्थशास्त्र है वो क्या होता है, हमें अर्थशास्त्र में हम जब आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव ही करेंगे, तो हमें वो पॉजिटिव तरीके से लेना पड़ता है। हम अगर कोई रूल रेगुलेशन बनाएंगे तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि भविष्य में वो फेल हो जाए, हम ये सोचेंगे कि वो भविष्य में बहुत अच्छे तरीके से काम करे। तो हम हमेशा बेस्ट या बेनिफिट करके पॉजिटिवली सोच करके आगे बढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा अच्छे ओपिनियन की तरह होता है। परंतु ये वाला जो है ना ज्ञान संवर्धन प्रभाव, ये आपके सिलेबस से बाहर है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ज्ञान है या हमारे जो सेंसेस हैं वो हमेशा किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव थॉट रखकर नहीं चलते। हम कोई पॉलिसी लाते हैं, हम कोई नियम बनाते हैं, गवर्नमेंट कोई चीज़ करती है तो वो ये सोच के करती है कि इससे लोगों को, जनता को फ़ायदा होगा, ये नहीं कि नुकसान होगा। फ़ायदा होगा या नहीं होगा वो उस पॉलिसी के फुलफिल होने के बाद या अप्लाई होने के बाद पता चलेगा, लेकिन गवर्नमेंट अपने तरीके से पूरी ये कोशिश करती है कि वो फ़ायदेमंद ही होगी। तो बच्चों इस वीडियो में आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगी। अगले जो हमारी वीडियो आएगी आने वाली वीडियो में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, जिसमें हम सूक्ष्म और व्यापक अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स को सीखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कीजिए, ठीक है।